प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। पहला तो आपका कथन ही है कि राज्यपाल का कार्य जो होता है वो मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ भी नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन पट्टाभी सीतारमैया का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो जाता है। अगला आपका फैक्ट है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। अगला है, नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र के राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल। याद रखिएगा, 61 वर्ष इनकी उम्र थी जब इन्होंने राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल श्री लालजी टंडन थे। लालजी टंडन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 84 वर्ष इनकी उम्र थी और इनकी एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकहा लखनऊ इनकी एक किताब है जो कि बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल, अगला फैक्ट है, राज्यपाल जिनका जन्म सतना में हुआ था उनका नाम था N.A. वांचू, श्री N.A. वांचू। अगला फैक्ट है आपका, भारत के बाहर जन्मे राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर थे। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल श्री H.V. पटस्कर थे, जिन्हें 7 वर्ष 7 माह 27 दिन की सेवाएं दी थी और भाई महावीर का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे। ठीक है। अगला फैक्ट है आपका, सबसे कम समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल डॉक्टर B.P. सीतारमैया थे। ये जो है याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका फैक्ट हो जाता है, राज्यपाल जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई उनका नाम था राम प्रकाश गुप्त। और मध्य प्रदेश के, अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश के वे राज्यपाल जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे उनका नाम था डॉक्टर बलराम जाखड़। 7वीं और 8वीं लोकसभा में वो लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं और यह क्वेश्चन MPPSC द्वारा पूछा जा चुका है। अगला आपका फैक्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल भागवत दयाल शर्मा हैं। इसके अलावा अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल थे श्री PV दीक्षित, श्री GP सिंह 2 बार थे और श्री ND ओझा, श्री कृष्ण मोहन सेठ, OP कोहली और श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो याद रखिएगा ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। और अगला फैक्ट है, वे राज्यपाल जो व्याख्याता या शिक्षक रहे उनके नाम है डॉक्टर भाई महावीर, श्री रामेश्वर ठाकुर, श्री राम नरेश यादव और ओम प्रकाश कोहली और आखिरी श्रीमती आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछेगा, आप ये वीडियो अगर पूरा कर लेते हैं तो आपका भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अगला फैक्ट है आपका, नियुक्ति के समय दूसरे सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल थे राम नरेश यादव। अब अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर करिएगा। अब एक एक करके राज्यपालों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले राज्यपाल थे अपने डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और पहले थे इसलिए इनका जन्म भी 1880 में हुआ था, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था, 7 माह 12 दिन का। यह एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी रह चुके हैं। इन्होंने जन्मभूमि नाम से अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था, तो याद रखिएगा। बता रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन भी राज्यपाल से आपका बाहर नहीं जाने वाला। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें हरा दिया था महात्मा गांधी, और इस हार को महात्मा गांधी की व्यक्तिगत हार भी कहा जाता है। ठीक है। अगला फैक्ट इनके बारे में, 1948 के जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। और लास्ट फैक्ट इनके बारे में, नेशनल एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, नेशनल एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक के लेखक भी रह चुके हैं। आपके दूसरे राज्यपाल के बारे में चर्चा करते हैं, श्री हरिविनायक पटस्कर। इनके बारे में फैक्ट देखते हैं। संविधान सभा के ये भी सदस्य रहे, पुणे विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर रहे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे, केंद्र सरकार में विधि एवं नागरिक उड्डयन मंत्री रहे, सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, 7 वर्ष 7 महीने और 27 दिन। हिंदू कोड बिल पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे श्री हरिविनायक पटस्कर। और आखिरी फैक्ट है, 1963 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। श्री केसी रेड्डी के बारे में देखते हैं। जन्म इनका कोलार कर्नाटक में, मैसूर वर्तमान कर्नाटक राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे और केंद्र सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी रहे हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के लगातार 2 बार राज्यपाल भी रहने वाले यही हैं। कौन है? श्री केसी रेड्डी। अगले राज्यपाल देखते हैं, PV दीक्षित। ये पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। ठीक है। और इनका नाम पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित था। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। 1959 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। इसके अलावा तत्कालिक राज्यपाल केसी रेड्डी के विदेश यात्रा जाने के कारण इन्हें 7 दिवस के लिए कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और आखिरी फैक्ट है, इनका मध्य प्रदेश के राज्य लोकायुक्त पद पर भी रह चुके हैं। अगला फैक्ट है श्री सत्यनारायण सिन्हा के बारे में। इनका जन्म दरभंगा बिहार में हुआ। यह संविधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने शासन में पहली बार, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था इनके शासन में पहली बार, ठीक है, 1977 में। और केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन और नागरिक विकास मंत्री भी रह चुके हैं। अगला आपका फैक्ट है श्री निरंजन नाथ मांझू। इनका जन्म मध्य प्रदेश सतना में हुआ। केरल राज्य के राज्यपाल भी रहे और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे एवं भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। अगला आपका फैक्ट है CM पूनाचा। CM पूनाचा का जन्म कर्नाटक में भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। संविधान सभा के सदस्य भी रहे। मैसूर राज्य के प्रथम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री भी रहे। इसके अलावा उनके समय मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में। अगला फैक्ट है
केंद्र सरकार में परिवहन और पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। इसके अलावा 3 बार उड़ीसा का राज्यपाल भी रहे। अगला आपका फैक्ट है भागवत दयाल शर्मा, जन्म हरियाणा में, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रहे और राज्यसभा लोकसभा के सदस्य भी रहे। अगला फैक्ट है जीपी सिंह के बारे में, कार्यवाहक थे, जन्म रीवा मध्य प्रदेश में हुआ, पूरा नाम गुरु प्रसन्न सिंह था और मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल थे और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर भी रहे हैं। अगला है के एम चांडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जन्म केरल में, इन्हें रबर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल थे और गुजरात के भी राज्यपाल रह चुके, पांडिचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके, के एम चांडी, याद रखेंगे। अगले एन डी ओझा, कार्यवाहक थे, पूरा नाम नारायण दत्त ओझा, मध्य प्रदेश कार्यवाहक राज्यपाल थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर भी रहे हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, श्रीमती सर्वा अग्रवाल, इनका जन्म पंजाब में हुआ और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, मध्य प्रदेश की सबसे युवा राज्यपाल, 61 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री की सचिव भी रही हैं। इसके अलावा यह देश की दूसरी महिला IAS अधिकारी भी थी। इन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी प्रदान की थी। अगला आपका राज्यपाल हैं कुंवर मोहम्मद अली खान, जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश, अशोक मेहता समिति के सदस्य भी रहे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रहे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल भी रहे हैं और यही थे, और मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के शासनकाल में लगा हुआ था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले राज्यपाल थे आपके डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी, जन्म श्रीनगर में हुआ, केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन मंत्री भी रहे, केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री भी रहे और एक बार बिहार के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं और उनके समय में मध्य प्रदेश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी लागू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी के विषय में। अगले राज्यपाल है डॉक्टर भाई महावीर, जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल यही थे और जैन संघ के संस्थापक सदस्य एवं प्रथम महासचिव भी यही थे। अगले हैं राम प्रकाश गुप्त, इनका जन्म हुआ था झांसी में। गुप्त जी के बारे में और देखते हैं, यूपी के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगला देखते हैं फैक्ट, श्री कृष्ण मोहन सेठ, जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल थे, प्रथम तो PV दीक्षित थे, भारतीय सेवा में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे, त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल भी रहे। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले राज्यपाल डॉक्टर बलराम जाखड़, जन्म फिरोजपुर पंजाब में, लगातार लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे, पंजाब में विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे और केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं रामेश्वर ठाकुर के बारे में, जन्म झारखंड में हुआ इनका, यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। ठीक है, केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रहे और भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे रामेश्वर ठाकुर। अगला फैक्ट देखते हैं राम नरेश यादव, जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे अधिक उम्र के में नियुक्त होने वाले राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, इसके अलावा 2016 में इनका निधन हो गया। OP कोहली, जन्म दिल्ली, 2016 से 18 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल, 2014 से 16 तक मध्य प्रदेश और गुजरात के भी राज्यपाल रहे 2014 से 16 तक और यह एक बार मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, और सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, 16 माह और 14 दिन। OP कोहली नाम याद रखिएगा। अगली है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल जन्म गुजरात में, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल, पहली कौन थी? सरला अग्रवाल, गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल रही। लालजी टंडन की बीमारी के समय इन्होंने मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था और समय समय पर धरती, साधना एवं सखी इनकी प्रसिद्ध कृति है, तो ये बात भी याद रखेंगे। लालजी टंडन जन्म इनका लखनऊ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता रहे, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे। 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया। अनकहा लखनऊ इनकी प्रमुख पुस्तक है और सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल भी ये थे, 84 वर्ष, और अभी वर्तमान में है श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल। इनका जन्म गुजरात में हुआ, वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। यह गुजरात के मांडेवी विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक भी चुने गए हैं, गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और गुजरात राज्य में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा इनमें डिस्कस करने लायक कॉन्सेप्ट होता नहीं है, बस आपको याद ही करना होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मेले तो डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला मेला है रामलीला का मेला। ठीक है, रामलीला का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर और भांडेर दतिया क्षेत्र में लगता है। मोस्टली ये भांडेर के दतिया क्षेत्र में लगता है और ग्वालियर में भी लगता है। ठीक है, ये 2 जगह पर ये मेला लगता है, रामलीला का मेला। तो इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, सोनागिरी का मेला आपको देखने को मिलेगा दतिया में। ठीक है, दतिया में लगता है सोनागिरी का मेला, दतिया में लगता है। यहाँ पर 108
जैन मंदिरों का समूह है सोनागिरी में। तो दतिया में यहाँ पर जो है सोनागिरी का मेला लगता है, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सोनागिरी की तरह ही याद रखिएगा एक पपाया जी है, पपाया जी, पपाया जी यहाँ पर भी जो है जैन मंदिरों का समूह है। और यहाँ पर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि पपाया जी का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये टीकमगढ़ में है। ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पपाया जी का मेला भी, पपाया जी स्थान जो है टीकमगढ़ में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है गधों का मेला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवर एंड एवर। ठीक है, याद रखिएगा 2 जगह लगता है ये, चित्रकूट में लगता है, चित्रकूट में लगता है और उज्जैन में लगता है। उज्जैन और चित्रकूट ऐसी 2 जगह हैं जहाँ पर गधों का मेला लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, और चित्रकूट में अगर लगता है तो ये किस नदी के किनारे लगता है चित्रकूट वाला गधों का मेला? ये लगता है हनुमान धारा नदी के किनारे। हनुमान धारा, हनुमान धारा नदी के किनारे चित्रकूट का मेला जो है लगता है चित्रकूट में। ठीक, गधों का मेला चित्रकूट में लगता है और उज्जैन में लगता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, काफ़ी डिटेल से आपको बताने की कोशिश की जा रही है। और एक बात याद रखिएगा कि इस वीडियो में जो है 75 प्लस जो मेले हैं, आपके एक भी मेला जो है इस वीडियो सीरीज़ से बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि मेले से आपके व्यापम के हर एग्ज़ाम में और एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में, जैसे एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में जल विहारी का मेला पूछा जा चुका है, कान्हा कान्हा बाबा का मेला पूछा जा चुका है। तो एमपी का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन जिस परीक्षा में ना पूछे जाते हों। तो इस वीडियो लेक्चर को हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी। और इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश के किले, जितने भी फेमस किले हैं और मध्य प्रदेश की जितनी भी फेमस गुफाएं हैं ना, उन सब का वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पछताएंगे, बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आप इतना लंबा वीडियो देखने के लिए आप डर सकते हैं, और मेहनत का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। ठीक है, और आप 75 प्लस आप देख कर, ये नंबर देख कर ही घबरा जाएंगे, और जो इसको पा लेगा वही जो है नौकरी ले जाएगा। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है। ठीक है, और याद रखिएगा पढ़ाई तो हमेशा बोरिंग ही होती है, पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है मेरे दोस्त। अगर पढ़ाई बोरिंग नहीं होती ना तो सारे के सारे सरकारी नौकर होते, सारे के सारे सरकारी नौकरी में होते, आईएएस आईपीएस पीसीएस, व्यापम में पटवारी, असिस्टेंट ग्रेड 3 ये सब होते। ठीक है, चलिए तो अपना शुरू करते हैं लेक्चर। आपको बस मोटिवेट करने के लिए सब मैं बोल देता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ पर लगता है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला जो है ग्वालियर में लगता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 1905 से ये लग रहा है व्यापारिक मेला। अगला है नागा जी का मेला। नागा जी का मेला याद रखिएगा, ये पोरसा, पोरसा मुरैना में लगता है, पोरसा मुरैना में लगता है। और ये अकबर कालीन मेला है। अकबर कालीन मेला अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा है, तो ये नागा जी का मेला है, जो कि पोरसा मुरैना में लगता है। और इस नागा जी के मेले में पहले जो है बंदर बेचे जाते थे। ये 1 महीने का लगता है, याद रखिएगा। नागा जी का मेला जो है 1 महीने का लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर, ग्वालियर में लगता है और गुना क्षेत्र में लगता है। ठीक है, ग्वालियर और गुना क्षेत्र में लगता है हीरा भूमिया का मेला। और ये बांझपन को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर चुका है हीरा भूमिया का मेला। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीरा भूमिया का मेला। अगला है शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि का मेला जो है अमरकंटक में लगता है। सबसे बड़ा मेला, सबसे फेमस है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश के जो है अनूपपुर ज़िले की पुष्पराजगढ़ तहसील में है। ठीक है, अनूपपुर ज़िले की पुष्पराजगढ़ तहसील में अमरकंटक पड़ता है, जहाँ से माँ नर्मदा का जो है उद्गम होता है, और कलचुरी कालीन मंदिर है वहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो है शिवरात्रि का मेला अमरकंटक में जो है भरता है। और इसके अलावा बांद्रा भान में भी भरता है शिवरात्रि का मेला। बांद्रा भान, अगर अमरकंटक ऑप्शन में ना हो तो बांद्रा भान में भी भरता है। बांद्रा भान क्या है? नर्मदा और तवा के संगम को जो है बांद्रा भान कहा जाता है, वहाँ भी शिवरात्रि का मेला लगता है। तो 2 जगह मैंने बताया आपको शिवरात्रि का मेला के लिए फेमस है। सबसे फेमस है अमरकंटक में, ठीक है, और एक है बांद्रा भान में भी लगता है। ठीक है, अगला है महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय का मेला ये जो है हर साल लगता है, रीवा में लगता है। ठीक है, याद रखेंगे, रीवा में लगता है महामृत्युंजय का मेला। यहाँ पर दिखाई दे रहा है भूतों का मेला। भूतों का मेला सबसे ज़्यादा फेमस जो है बैतूल में है, और सभी जानते भी हैं कि बैतूल में है भाई, बैतूल में भूतों का मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांस्टेबल में कई बार पूछा गया। अभी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है, पटवारी में पिछली बार 2-3 शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ठीक है, तो भूतों का मेला सबको पता है कि बैतूल में लगता है, ये बहुत फेमस है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए भूतों का मेला और ऑप्शन में बैतूल हो ही ना, तो आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा रीवा, रीवा का जो ये महामृत्युंजय मेला है ना, इसे भी भूतों का मेला,
इसकी श्रेणी दे दी जाती है। तो अगर बाई चांस अगर भूतों के मेला अगर आपसे पूछा जाता है और बैतूल ऑप्शन में नहीं होता है तो आप बेझिझक जो है रीवा लगा सकते हैं। महामृत्युंजय का मेला भी भूतों का मेला नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो आपको बैतूल ही लगाना है, क्योंकि बैतूल का ही सबसे ज़्यादा फेमस है। ये बात आप याद रखेंगे, डिटेल से आपको बता दिया गया है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अगला है कालू जी महाराज का मेला। कालू जी महाराज का मेला पीपलिया खुर्द महेश्वर खरगोन में लगता है, याद रखिएगा। पीपलिया खुर्द, पीपलिया खुर्द, पीपलिया खुर्द महेश्वर खरगोन में लगता है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई जगह पर खंडवा दिया हुआ है। खंडवा नहीं इसका सही आंसर, इसका सही आंसर महेश्वर खरगोन में ही पीपलिया खुर्द, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगा जी का मेला, सिंगा जी का मेला भी कई जगह पर जो है जो है खंडवा दिया हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर खरगोन ही है, ठीक है। खरगोन ही है। सिंगा जी का मेला जो है खरगोन में लगता है, और सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र वो खंडवा में है। देखिए नोट मैंने लगा कर लिखा हुआ है, सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र खंडवा में है। सिंगा जी का मेला जो है ये खरगोन में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी निमाड़ जिसको बोलते हैं। खरगोन की जगह अगर आपको पश्चिमी निमाड़ भी दिख जाए ना, पश्चिमी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, ठीक है, तो ये भी खरगोन ही है, पश्चिमी निमाड़। कालू जी महाराज का मेला भी पश्चिमी निमाड़ में लगता है। पश्चिमी निमाड़ बोल दीजिए या खरगोन बोल दीजिए। और सिंगा जी का मेला भी पश्चिमी निमाड़ या खरगोन में लगता है। और जबकि पूर्वी निमाड़ को खंडवा बोला जाता है, ठीक है। खंडवा को पूर्वी निमाड़ बोला जाता है, और यहाँ पर खंडवा में सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें टाइम ले लिया। आपके सारे क्वेश्चंस के जो डाउट है मैं क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है। बरमान का मेला, बरमान का मेला वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गाडरवारा में लगता है, ठीक है। गाडरवारा, गाडरवारा कहाँ पर है? नरसिंहपुर में है गाडरवारा, ठीक है। ये बरमान का मेला लगता है। और गाडरवारा के एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं गाडरवारा के, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरमान का मेला हो गया आपका। सॉरी, नवग्रह मेला। अब इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि नवग्रह मेला जो है वो खरगोन में भरता है, ठीक है। नवग्रह का मेला जो है खरगोन में भरता है, लेकिन अगर नवग्रह का आपसे वही मंदिर पूछ दिया जाता है तो ये दतिया में है मेरे दोस्त। नवग्रह का मंदिर जो है दतिया में है, नवग्रह का मंदिर दतिया में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर तैयार हो रहा है दतिया में, नवग्रह का मंदिर। लेकिन नवग्रह का मेला जो है ये खरगोन में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। चामुंडा देवी का मेला। और याद रखिएगा, मैं बिल्कुल ट्रिक विक नहीं बताता हूँ, आप इसको 10 बार 15 बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, ट्रिक विक से याद नहीं होगा। 70-75 जो है मेले आपको ट्रिक से कैसे याद हो जाएंगे? कॉमन सेंस वाली बात है, ट्रिक के पीछे मत भाग अगर ये फालतू की वीडियोज़ देखते रहते हैं आप लोग, ठीक है। चामुंडा देवी का मेला, चामुंडा देवी का मेला लगता है देवास में, ठीक है। चामुंडा देवी का मेला लगता है देवास में, ठीक है। ज़्यादा इसमें बताने लायक है नहीं, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन शहीद मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शहीद मेला। ये सनावद में लगता है, सनावद नाम से ही आता है शहीद मेला। अगर सनावद नहीं रहता है तो खरगोन, क्योंकि सनावद जो है खरगोन में ही है। तो शहीद मेला याद रख लीजिएगा, सनावद खरगोन में लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिद्धेश्वर मेला, आपको सिद्धेश्वर जैसे ही दिखता है आप शिवपुरी याद आपको आना चाहिए। सिद्धेश्वर शिवपुरी आप बिल्कुल रट लीजिए, सिद्धेश्वर शिवपुरी, सिद्धेश्वर शिवपुरी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बलदाऊ जी का मेला। ये देखिए, दो फिर मैंने कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ले लिए हैं, इसीलिए मैंने लिए ही हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। बलदाऊ जी का मेला पन्ना में लग भरता है, ठीक है। बलदाऊ जी का मेला पन्ना में भरता है, बिल्कुल नो डाउट है इसमें। बलदाऊ जी का मेला पन्ना में भरता है, लेकिन बलदाऊ जी के बाद महाराज लग गया। बलदाऊ जी महाराज का मेला ये मुरैना में भरता है मेरे दोस्त। बलदाऊ जी का मेला पन्ना में भरता है, बलदाऊ जी महाराज का मेला मुरैना में भरता है। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, ये याद रखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक और बता देता हूँ, एक और आपको ट्रिक से भी बता देता हूँ। एक पूछा करता है गरीबनाथ का मेला, गरीबनाथ का मेला, गरीबनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? शाजापुर में लगता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शायद इस स्लाइड में मैं लिखना भूल गया हूँ। गरीबनाथ का मेला जो है ये शाजापुर में लगता है। ऐसे याद रख लीजिएगा, गरीबों को हमेशा सज़ा दी जाती है, गरीबों को हमेशा सज़ा मिलती है, ठीक है। तो गरीबनाथ का ये जस्ट एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये जस्ट ट्रिक है, गरीबों को सज़ा मत दो, गरीबों को सज़ा मत दो, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। गरीबनाथ का मेला जो है शाजापुर में लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बलदाऊ जी का मेला मैंने आपको बता दिया पन्ना में लगता है, और बलदाऊ जी महाराज का मेला जो है आपको मुरैना में लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो इज्जिमा आया है, इज्जिमा एक धार्मिक संसद आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक धार्मिक कार्यक्रम है ये, ठीक है। और ये एक समाज का धार्मिक कार्यक्रम है, और ये भोपाल में आयोजित किया जाता है इज्जिमा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद जो है, ताजुल मस्जिद भी भोपाल में है, याद रखेंगे। ताजुल मस्जिद में ही मोस्टली ये इज्जिमा आयोजन किया जाता है, और ताजुल मस्जिद
एशिया की जो है सबसे बड़ी मस्जिद है और इसके वास्तुकार पूछे जाते हैं। ये जो ताजुल मस्जिद है ना, ताजुल मस्जिद के वास्तुकार कई बार पूछा जा चुका है और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा, अल्लाह रखा, अल्लाह रखा जो है ये ताजुल मस्जिद के वास्तुकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल विहारी का मेला एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये छतरपुर में लगता है, छतरपुर में लगता है जल विहारी का मेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है आपसे किस नदी के किनारे लगता है तो खद्दर, खद्दर नदी के किनारे लगता है। याद रखिएगा खद्दर नदी। मैं एक बार क्लियर लिख देता हूँ खद्दर कैसे लिखा जाता है। खद्दर नदी, खद्दर नदी या ओडा नदी भी इसको कहा जाता है। खद्दर या खड्डर या ओदा नदी के किनारे लगता है जल बिहारी का मेला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छतरपुर में लगता है। मानधाता का मेला, अच्छा क्वेश्चन है। मानधाता का मेला खंडवा में लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। मानधाता का मेला खंडवा में लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानधाता का मेला जो है खंडवा में लगता है। अगला है रामजी बाबा का मेला। रामजी बाबा का मेला आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा तो रामजी बाबा का मेला दो जगह आपको देखने को मिलेगा। होशंगाबाद, होशंगाबाद में भी रामजी बाबा का मेला देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है देवास में भी आपको रामजी बाबा का मेला देखने के लिए मिल जाएगा। याद रखिएगा होशंगाबाद वही जगह है जहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले भरते हैं। सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन में भरते हैं, याद रखेंगे। वैसे मेलों की बात की जाए तो 500-600 मेले जो है मध्य प्रदेश में लगते हैं, लेकिन सब इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो रामजी बाबा का मेला मैंने आपको दो जगह बताया, होशंगाबाद और देवास, ठीक है। और सॉरी, और इसके अलावा चरण पादुका का मेला, चरण पादुका का मेला जो है छतरपुर में भरता है। चरण पादुका का मेला जो है छतरपुर में भरता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको भी जो है चरण पादुका मेला को भी जो है मकर संक्रांति के दिन ही भरता है और इसीलिए इसको जो है शहीद मेला की श्रेणी में डाल दिया जाता है कि चरण पादुका का मेला छतरपुर में लगता है, तो इसको भी शहीद मेला कई बार बोल दिया जाता है, लेकिन ये इसी नाम से आता है चरण पादुका का मेला। याद रख लीजिएगा, छतरपुर में लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है और उर्मिल नदी के तट पर लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उर्मिल नदी के तट पर लगता है चरण पादुका मेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मकर संक्रांति का मेला की बात करते हैं, मकर संक्रांति के मेले की बात करते हैं तो ये भोजपुर और नीमच दो जगह पर भरता है मकर संक्रांति का मेला। अगला देखते हैं रहस का मेला। रहस का मेला आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? रहस का मेला आपको गढ़कोटा, गढ़कोटा सागर में देखने के लिए मिल जाएगा आपको रहस का मेला। रहस का मेला गढ़कोटा सागर में जो है भरता है। बालाजी का मेला, बालाजी का मेला आपको जैसे ही दिखा है तो आप बालाजी का मेला बुरहानपुर, बालाजी बुरहानपुर ऐसे याद कर लीजिए, बालाजी बुरहानपुर, ठीक है। बुरहानपुर में काला ताजमहल भी है, ये बात भी आप याद रखेंगे, उतावली नदी के तट पर है, ठीक है। असीरगढ़ का किला भी बुरहानपुर में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बाणगंगा का मेला। बाणगंगा का मेला काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, शिवपुरी में लगता है, याद रखिएगा। बाणगंगा का मेला सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रख लीजिएगा, शिवपुरी में लगता है। मढ़ई का मेला इसके बाद आने वाला है, मढ़ई का मेला, मढ़ई का मेला आने वाला है। मढ़ई का मेला आ गया है, डिंडौरी में लगता है, डिंडौरी में मढ़ई का मेला लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मढ़ई का मेला जो है डिंडौरी में लगता है। मकड़ाई का किला, मकड़ाई का मेला जो है, मकड़ाई का किला मुझे याद आ गया, मकड़ाई का मेला और मकड़ाई का किला जो है दोनों के दोनों हरदा में है, दोनों के दोनों हरदा में है। शंकर जी का मेला, शंकर जी का मेला कहाँ पर लगता है? ये चौरागढ़ में लगता है, चौरागढ़ में लगता है, चौरागढ़ में लगता है, चौरागढ़ पचमढ़ी में, पचमढ़ी में चौरागढ़ में लगता है शंकर जी का मेला। और जटाशंकर का मेला भी पचमढ़ी में लगता है, ये पचमढ़ी में लगता है शंकर जी का मेला। चौरागढ़, चौरागढ़ से आपको याद आ रहा है कुछ? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके हिंट भी आपको दे दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है उमरेठ का मेला। उमरेठ का मेला कहाँ देखने को मिलेगा आपको? उमरेठ का मेला आपको देखने को मिलेगा, या फिर इसको ऐसे ही बोल देते हैं उमरेठ का मेघनाथ मेला, मेघनाथ मेला के नाम से भी आता है। ये छिंदवाड़ा में लगता है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छिंदवाड़ा में लगता है। उमरेठ का मेघनाथ मेला छिंदवाड़ा में लगता है। और छिंदवाड़ा की अगर बात करते हैं, छिंदवाड़ा की अगर अपन बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर हनुमान जी का मेला भी लगता है यहाँ पर, ठीक है। और शंकर शाह का मेला भी छिंदवाड़ा में ही लगता है, तो ये सारे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बांदकपुर का मेला। बांदकपुर का मेला याद रखिएगा दमोह में भरता है। बांदकपुर का मेला आपको दमोह में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है जोगेश्वरी देवी का मेला। जोगेश्वरी देवी का मेला कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये चंदेरी में लगता है, चंदेरी अशोकनगर में लगता है जोगेश्वरी देवी का मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शरद समैया का मेला, शरद समैया का मेला लगता है पन्ना में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शरद समैया का मेला लगता है पन्ना में। बड़ौनी का मेला और बड़ौनी का किला दोनों के दोनों दतिया में है, याद रखेंगे, ठीक है। बड़ौनी का मेला और बड़ौनी का किला दोनों के दोनों दतिया में है। और ये जो बड़ौनी का मेला अगर आपसे पूछा जाता है तो ये सिंध और पहुँच नदी के जो है मध्य में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बड़ौनी का मेला, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सन कुआ का मेला,
सनकुआ का मेला भी आपको दतिया में ही देखने के लिए मिलेगा। सनकुआ का मेला भी आपको दतिया में देखने के लिए मिलेगा और ये सिंध नदी के किनारे लगता है सनकुआ का मेला, इंपॉर्टेंट है। माँ घोघरा का मेला, माँ घोघरा का मेला जो है आपको सिवनी में देखने के लिए मिलता है। सिवनी में भी भैरव थान में आपको देखने के लिए मिलता है। माँ घोघरा का मेला 15 दिवसीय ये मेला होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जो है ये कान्हन नदी के किनारे देखने के लिए मिलता है माँ घोघरा का मेला, ठीक है। चंडी देवी का मेला कई बार पूछा जा चुका है, सीधी में लगता है। चांडी देवी का मेला सीधी में भी, सीधी में कहाँ हुआ, घोघरा गांव में, घोघरा गांव सीधी में लगता है। और घोघरा गांव जो है बीरबल की जो है जन्मस्थली घोघरा गांव को ही बोला जाता है, घोघरा गांव ऐसे लिखा जाता है। देखिए घोघरा गांव सीधी में चांडी देवी का मेला भी लगता है। यहाँ ये बीरबल की जन्मस्थली भी मानी जाती है। बीरबल के बचपन का नाम जो है महेश दास है, ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला है धर्मराजेश्वर का मेला। धर्मराजेश्वर का मेला और धर्मराजेश्वर की गुफा दोनों के दोनों मंदसौर में है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। भगोरिया हाट, ये बहुत बड़ा जो है मेला लगता है अलीपुर झाबुआ क्षेत्र में, ठीक है। मोस्टली अलीपुर झाबुआ क्षेत्र में लगता है, सबसे बड़ा जनजातीय मेला है और ये 10 दिवसीय होता है भगोरिया हाट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भगोरिया हाट को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद आ रहा है नौ देवी का मेला। नौ देवी का मेला आपको रावतपुरा भिंड में मिलेगा। रावतपुरा सरकार भिंड में मिलेगा आपको। नौ देवी का मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सलकनपुर का मेला आपको सीहोर बुधनी में मिलेगा। सीहोर बुधनी में आपको मिलेगा सलकनपुर का मेला, सीहोर बुधनी में, ठीक है। कुंडेश्वर धाम मेला आपको टीकमगढ़ में मिलेगा, ठीक है। कुंडेश्वर धाम मेला आपको टीकमगढ़ में मिलेगा, टीकमगढ़ में मिलेगा कुंडेश्वर धाम मेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भैरवनाथ का मेला, भैरवनाथ का मेला आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये सिवनी और उमरिया दो जगह लगता है। भैरवनाथ का मेला सिवनी और उमरिया में लगता है, दो जगह, ठीक है। उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना भी है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और अगर भैरव थान की बात करते हैं, भैरव थान का मेला कहाँ पर मैंने आपके अभी बताया था, तो भैरव थान का मेला याद रखिएगा वो मंडला में लगता है। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ भैरव थान का मेला पूछा जाता है तो वो मंडला में लगता है। और भैरवनाथ का मेला जो है शिवनी और उमरिया दोनों में लगता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको अभी क्या बताया था, इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था अभी धर्मराजेश्वर का मेला मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने माघ घोघरा का मेला आपको बताया था। माघ घोघरा का मेला आपको सिवनी में देखने के लिए मिलता है, आप सिंपली याद रख लीजिएगा सिवनी में आपको देखने के लिए मिलेगा माघ घोघरा का मेला, ठीक है। माघ घोघरा का मेला आपको सिवनी में देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। और भैरव थान नाम की जगह पर लगता है, जबकि सिर्फ भैरव थान का मेला अगर बात की जाए तो भैरव थान का मेला आपको मंडला में देखने के लिए मिल जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये भैरवनाथ का मेला मैंने आपको बता दिया कि ये सिवनी और उमरिया दोनों में लगता है। और भैरव थान का मेला आपको मंडला में देखने के लिए मिल जाएगा। रतनगढ़ का मेला आपको दतिया में देखने के लिए मिल जाएगा। रतनगढ़ का मेला आपको दतिया में देखने के लिए मिल जाएगा। सिंहस्थ का मेला तो कौन नहीं जानता है, ये उज्जैन में भरता है, ठीक है। उज्जैन में भरता है सिंहस्थ का मेला। अगला आने वाला 2028 में जो है सिंहस्थ का मेला लगेगा, इससे पहले 2016 में लग चुका है, 12 वर्षों के अंतराल में लगता है, ठीक है। कान्हा बाबा का मेला MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा इस टॉपिक को। कान्हा बाबा का मेला जो है बहुत जगह होशंगाबाद दिया हुआ है, लेकिन होशंगाबाद में नहीं लगता है, ये हरदा में लगता है, ठीक है। हरदा में भी कहाँ, हरदा नाम नहीं आता, हमेशा आता है सोडलपुर में लगता है कान्हा बाबा का मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला आपको गुना में देखने के लिए मिलेगा। तेजा जी का मेला आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, गुना में आपको तेजा जी का मेला देखने के लिए मिलेगा। भामावड़ गांव, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, भामावड़ गांव में जो है आपको तेजा जी का मेला आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये मेला किस लिए फेमस है, तेजा जी का मेला जो है ये सर्प दंश से मुक्ति के लिए जो है बहुत फेमस है, तेजा जी का मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोरसा मुरैना में भी मैंने एक आपको मेला बताया था, आप बताइए मुझे, ठीक है। वो तेजा जी का मेला ये गुना में है, और वो कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। एक बार याद कर लीजिए कि मैंने आपको क्या बताया था। पोरसा मुरैना में भी एक तेजा जी जैसा ही एक मेला बताया था। पीर बुधान का मेला आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये सांवरा क्षेत्र शिवपुरी में देखने के लिए मिलेगा आपको। पीर बुधान का मेला सांवरा क्षेत्र शिवपुरी। धमोनी उर्स आपको सागर में देखने के लिए मिलेगा, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। बारालिंग का मेला आपको बैतूल में देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बारालिंग का मेला आपको बैतूल में देखने के लिए मिलेगा। अगला है भापेल मेला आपको सागर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें। त्रिवेणी मेला आपको रतलाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और बालाजी मेला आपको मैंने बता चुका है, बुरहानपुर में देखने के लिए मिलता है। सहस्त्रधारा का मेला आपको देखने के लिए मिलेगा मंडला में। सहस्त्रधारा का मेला तो मंडला में देखने के लिए मिलता है, लेकिन सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो महेश्वर खरगोन में है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। सहस्त्रधारा का मेला मंडला में, लेकिन सहस्त्रधारा जो है
जलप्रपात वो महेश्वर खरगोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हीरामन बाबा का मेला आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो हीरामन बाबा का मेला आपको ग्वालियर के आसपास क्षेत्रों में देखने के लिए मिल जाएगा। ग्वालियर के आसपास क्षेत्रों के लिए हीरामन बाबा का मेला देखने के लिए मिलता है। उल्दान का मेला आपको सागर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उल्दान का मेला सागर में देखने के लिए मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक बात और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो उल्दान का मेला है सागर में, ये धसान और आंडेर नदी के संगम पर है। धसान और आंडेर नदी के संगम पर ये उल्दान मेला आपको देखने के लिए मिलेगा। बनेनी मेला कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है? तो ये भी सागर में देखने के लिए मिलता है। बनेनी मेला सागर में बीना नदी के तट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जबकि उल्दान मेला भी सागर में है, जो कि धसान और अंडेर नदी के संगम पर है। जबकि बनेनी मेला जो है धार में बनेनी मेला जो है, बनेनी घाट का मेला भी इसको बोलते हैं, सॉरी, बनेनी घाट का मेला जो है ये सागर में ही लगता है और बीना नदी के तट पर लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सनोधा का मेला भी आपको सागर में देखने के लिए मिल जाएगा। सनोधा का मेला। देवरी का मेला भी आपको सागर में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मऊ सहेनिया का मेला आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? ये छतरपुर में देखने के लिए मिलता है। इससे पहले मैंने छतरपुर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताया हुआ है, जल विहारी का मेला आपको बताया हुआ है। और ये मऊ सहेनिया का मेला भी आपको छतरपुर में देखने के लिए मिलेगा। कुम्हेड़ मेला भी आपको छतरपुर में देखने के लिए मिलेगा, कुम्हेड़ मेला, ठीक है। इसके अलावा जटाशंकर मेला भी छतरपुर में देखने के लिए मिलेगा। अंबार माता का मेला भी आपको छतरपुर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, क्या एक्सप्लेनेशन दूं मैं आपको। राम जानकी का मेला आपको बिजावर में देखने के लिए मिलता है, ये इसी नाम से आता है, ठीक है। बिजावर में देखने के लिए मिलता है आपको राम जानकी का मेला। नाद चांद का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पन्ना में देखने के लिए मिलेगा, नाद चांद का मेला, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पन्ना में बताया हुआ है शरद समैया का मेला जो है पन्ना में लगता है, मैंने आपको बताया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शरद समैया का मेला, ठीक है। और बलदाऊ जी का मेला भी मैंने आपको पन्ना में बताया, जबकि बलदाऊ जी महाराज का मेला मैंने कहाँ पर बताया आपको, वो आपको मुरैना में बताया है। और यहाँ पर नाद चांद का मेला भी पन्ना में लगता है। कुआं ताल का मेला भी आपको पन्ना में ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कलेही देवी का मेला भी आपको पन्ना में देखने के लिए मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलेही देवी का मेला भी आपको पन्ना में देखने के लिए मिल जाएगा। जनकपुर का मेला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, और जनकपुर का मेला भी आपको पन्ना में देखने के लिए मिल जाएगा। प्राणनाथ का मेला भी आपको पन्ना में देखने के लिए मिल जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राणनाथ के मेले को ही शरद समैया का मेला बोलते हैं, या इसको पूरा नाम ऐसे बोल सकते हैं कि प्राणनाथ का शरद समैया मेला आपको पन्ना में देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने हर तरह से आपको क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है मेरे दोस्त, ठीक है। ओरछा का मेला आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो ओरछा का मेला बताने की ज़रूरत नहीं है, ओरछा का मेला कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और बड़े बाबा का मेला आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? बड़े बाबा का मेला आपको दमोह में देखने के लिए मिल जाएगा। कुंडेश्वर का मेला आपको टीकमगढ़ में मिलेगा, बता चुका हूँ, ठीक है। जोगेश्वरी नाथ धाम का मेला आपको दमोह में देखने के लिए मिलेगा, दमोह में आपको जोगेश्वरी नाथ धाम का। जबकि जोगेश्वरी देवी का मेला आपको चंदेरी में मिलेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जोगेश्वरी नाथ धाम का मेला दमोह में, जबकि जोगेश्वरी देवी का मेला ये चंदेरी में। चेती मेला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चेती मेला आपको ब्यावरा क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है, ये इसी नाम से आता है, ब्यावरा क्षेत्र में, ठीक है। आलतू फालतू की चीज़ क्यों याद करेंगे आप, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले जो है उज्जैन में भरते हैं, और सबसे कम मेले होशंगाबाद में भरते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब मैंने आपसे जो पिछले वीडियोस में जो क्वेश्चन पूछे हुए थे, बूस्टर क्वेश्चन, उसके आंसर हैं। बैगास किसकी उपजनजाति है? तो बैगा की उपजनजाति बिल्कुल नहीं है। बैगास जो है भील की उपजनजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बैगास जो है भील की उपजनजाति है, ठीक है। भिलाला भी भील की ही उपजनजाति होती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो है चौरागढ़ की चोटी है, जो कि पचमढ़ी में पड़ती है और 1330 मीटर की है। जबकि चौगान या चौरागढ़ का किला वो नरसिंहपुर में पड़ता है, वो अलग है, ठीक है। चौरागढ़ की चोटी जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ की चोटी है, 1350 मीटर। लेकिन मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है? चौरागढ़ की चोटी है, जो कि पचमढ़ी में है, 1330 मीटर की। जबकि चौरागढ़ या चौगान का किला वो नरसिंहपुर में है, वो अलग है बिल्कुल। और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। महादेव पहाड़ी के अंतर्गत ये धूपगढ़ की चोटी आती है। ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में बन चुका है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे दोस्त याद रखना, अगर आपको मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ पर जो है अगर आपको लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। इसके बाद जो है समारोह का वीडियो भी आ सकता है, या फिर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, जैसे भीमबेटका की गुफा,
अब ये गुफाओं से रिलेटेड है तो मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। ये रायसेन में है, ठीक है, रायसेन में है। रायसेन में भी अगर पूछता है तो अब्दुल्लागंज में भीमबेटका की गुफाएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भीमबेटका की गुफाएं शामिल की गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भरथरी की गुफाएं जो नेक्स्ट आ रही हैं, ये याद रखिएगा उज्जैन में है। उज्जैन में आपको भरथरी की गुफाएं देखने को मिलेंगी। इसमें टोटल 9 गुफाएं हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और इन 9 गुफाओं में भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल तो दे ही देता हूँ। जो गुफा नंबर 4 है ना, इसे गोपी चंद की गुफा कहा जाता है। गोपी चंद की गुफा। तो आपसे प्रश्न तो ये भी पूछ सकता है कि गोपी चंद की गुफा आपको कहाँ से देखने के लिए मिलेगी। तो ये भी भरतरी की जो है गुफाओं का भी ही एक समूह है। तो ये भी उज्जैन में ही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। अगला देखते हैं उदयगिरी की गुफाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको वीरसेन द्वारा बनवाया गया, वीरसेन ने बनवाया इसको, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कहाँ पर, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी विदिशा में। विदिशा में आपको देखने के लिए मिलेगी। और भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, बहुत ज़्यादा। ये बेतवा और हलाली नदी के संगम पर पड़ेगा। बेतवा और हलाली नदी के संगम पर आपको ये देखने के लिए मिलता है। ये उदयगिरी की गुफा आपसे पूछ ली जाए किन दो नदियों के संगम पर है, तो बेतवा और हलाली नदी के संगम पर है। बिल्कुल। इसमें टोटल 20 गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा नंबर 5 आपको याद रखनी है। विष्णु की 12 अवतार की प्रतिमा लगी हुई है। और सबसे बड़ी गुफा अगर पूछता है तो गुफा नंबर 19 जो है सबसे बड़ी गुफा है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चल गया कि हलाली जो है बेतवा की सहायक नदी है, ये भी पता चल गया, ठीक है। अगली आपके लिए गुफा आ रही चंद्रशेखर आज़ाद की गुफा। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूँ। मैंने अपने मन से कुछ नहीं ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाया है। ये प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। टीकमगढ़ में है, याद रखिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद की गुफाएं टीकमगढ़ में है। भाई आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती है, व्यापम की गलती नहीं है। ये सारे व्यापम पूछ चुका है, वहीं से मैं क्वेश्चंस जो है लाया हूँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद की गुफाएं बहुत बार आ चुका है, टीकमगढ़ में देखने के लिए मिलेंगी। जामवंत की गुफाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देवास में आपको देखने के लिए मिलेगी। जामवंत की गुफा आपको देवास में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। पहाड़गढ़ की गुफा, पहाड़गढ़ की गुफा याद रखिएगा मुरैना में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पहाड़गढ़ की गुफा जिसमें ज़्यादा डिटेल देना है आपको दूंगा। जैसे नेक्स्ट आने वाला है, देखिए काजल रानी की गुफा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काजल रानी की गुफा ओमकारेश्वर खंडवा में है। ओमकारेश्वर खंडवा में आपको काजल रानी की गुफा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्त, इसके नीचे मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है कजलीगढ़ का किला। देखो सेम सेम लग रहे हैं, काजल रानी की गुफा और कजलीगढ़ का किला, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कजलीगढ़ काजल रानी का जो गुफा है वो तो ओमकारेश्वर खंडवा में है, लेकिन कजलीगढ़ का जो किला है, किला याद रखिएगा, ये इंदौर में पड़ता है मेरे दोस्त। कजलीगढ़ का किला में इंदौर में पड़ता है। मैंने पिछले वीडियो में किले में जो है सब कवर किया हुआ है, आप ज़रूर देखिए। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप पछताएंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत डिटेल से मैंने बताया हुआ है किलों के बारे में, ठीक है, और उनसे जो रिलेटेड महल हैं। तो काजल रानी की गुफा आपको ओमकारेश्वर खंडवा में देखने के लिए मिलेगी। कजलीगढ़ का किला जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा कहाँ पर, इंदौर में मेरे दोस्त। इससे और एक और मैं आपको गुफा बता देता हूँ, लोहानी की गुफा। लोहानी की गुफाएं आपको धार में देखने के लिए मिलेंगी। आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और जो मुझे एक्स्ट्रा याद आते जाएंगे वो मैं यहीं पर बताते जाऊंगा, ठीक है। लोहानी की गुफा आपको मिलेगी देखने के लिए धार में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो भैया ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि एमपी का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो तो वो एमपी का एग्ज़ाम पूरा ही नहीं होता। बाघ की गुफाएं, पहली क्वेश्चन कहाँ पर है, ये धार में है। किस नदी के किनारे है, वाघ नदी के किनारे है। इसको खोजा कब गया था, 1818 में। किसने खोजा था, डेंजर फील्ड ने। याद रखिएगा बाघ बहुत डेंजर होते हैं मेरे दोस्त, तो डेंजर फील्ड ने खोजा था, ठीक है। बुद्ध की जीवनी इस गुफा में जो है बताई गई है, ठीक है। इसमें 5 गुफाएं हैं, याद रखिएगा, इसमें 5 गुफाएं हैं। उसमें से एक गुफा आपको बताता हूँ मैं, रंग महल की गुफा। इसमें एक गुफा आपको बता रहा हूँ, रंग महल की गुफा, जिसमें आपको फ्रेस्को मुराल पेंटिंग देखने के लिए मिलती है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फ्रेस्को मुराल की पेंटिंग कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, बाघ की गुफाओं में। अगर थोड़ा सा और डीप में चला गया तो वो गुफा पूछ देगा, गुफा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। और इसकी तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है। अजंता की गुफा कहाँ पर है, वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जिसे 1983 में जो है यूनेस्को की साइट में जो है शामिल कर लिया गया था, जो अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है। याद रखिएगा सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली आपकी गुफा आ रही है खंडागिरी की गुफा। खंडागिरी की गुफा आपकी विदिशा में है भाई मेरे, विदिशा में है। खंडागिरी की गुफा आपको विदिशा में देखने को मिलेगी। विदिशा में भी अगर ज़्यादा डीप में जाता है तो ग्यारसपुर विदिशा में खंडागिरी की गुफा है, ठीक है। अगला आदमगढ़ की गुफा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पर पशुपालन के पहले साक्ष्य मिले थे, पशुपालन और कृषि के पहले साक्ष्य मिले थे। ये होशंगाबाद में है, वर्तमान नर्मदापुरम भी बोल सकते हैं इसको। एमडी खरे और आरवी जोशी ने खोजा हुआ था आदमगढ़ की गुफा। पांडव की गुफा बहुत ज़्यादा फेमस तो पचमढ़ी की हैं बहुत ज़्यादा फेमस पांडव की गुफाएं। लेकिन पन्ना ऑप्शन में रहता है तो पन्ना भी आप लगा सकते हैं। अगर पचमढ़ी ऑप्शन में ना हो तो आप पन्ना लगा दें। अगर पन्ना
अगर पन्ना और पचमढ़ी दोनों ऑप्शन में हो तो आप पचमढ़ी लगाइएगा पांडव की गुफाएं, ठीक है। अगला है राधा देवी की गुफा। राधा देवी की गुफा आपको देखने के लिए मिलेगी मेरे दोस्त छिंदवाड़ा में, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मृगेंद्र नाथ की गुफा आपको देखने के लिए मिलेगी रायसेन में। मृगेंद्र नाथ की गुफा आपको देखने के लिए मिलेगी कहाँ पर? रायसेन में। गोविंद भागपत की गुफा आपको देखने के लिए मिलेगी ओमकारेश्वर खंडवा में। गोविंद भागपत की गुफाएं सारी पूछी जा चुकी हैं यार, मैं क्या बताऊँ आपको। देवनाला की गुफा। देवनाला की गुफा डिंडौरी में। आप देवनाला की गुफा डिंडौरी में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है ना, तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं तभी अभी तक बने हुए हैं, और बिल्कुल आप निश्चिंत होकर जाइएगा। इस वीडियो सेशन को करने के बाद आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और आप बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। आप विश्वास रखिएगा मेरे ऊपर बस। सारा मारू की गुफाएं। सारा मारू की गुफाएं आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी? सीहोर। सीहोर। सीहोर में आपको देखने के लिए मिलेंगी। सीहोर में अगर ज़्यादा डीप में पूछता है तो पन गुड़ैया में देखने के लिए मिलती हैं सारा मारू की गुफाएं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पन गुड़ैया में, ठीक है। अगली गुफा है आपकी झिंझरी की गुफा। झिंझरी की गुफा आपको कटनी में देखने के लिए मिल जाएंगी, झिंझरी की गुफाएं, ठीक है। अगला है सात कोठारी की गुफा। सात कोठारी की गुफा धार में है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मैंने अपने से नहीं बनाई है भाई, ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, मैंने अपने दिमाग से नहीं उपज करी हैं कि ये सारी गुफाएं मैं ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल आपके लिए ला रहा हूँ, ठीक है। बिलौवा की गुफा ग्वालियर में है। ना जाने कितनी बार पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, ठीक है। ग्वालियर में बिलौवा की गुफाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। रॉक शेल्टर की गुफाएं। रॉक शेल्टर की गुफाएं आपको सागर में देखने के लिए मिल जाएगी। रॉक शेल्टर की गुफा आपको सागर में देखने के लिए मिल जाएगी। आबचंद की गुफा भी आपको सागर में देखने के लिए मिल जाएगी। लखवरिया की गुफा, अब आपने सुना नहीं होगा इसके बारे में मेरे दोस्त, ये पटवारी के 3 से 4 शिफ्टों में आया हुआ क्वेश्चन है। लखवरिया की गुफा, ठीक है, शहडोल में है। एसडीएल शहडोल का कोड होता है, जैसे जेबीपी जबलपुर का, बीपीएल भोपाल का, केटीई कटनी का, वैसे ही एसडीएल शहडोल का कोड है, ठीक है। और लखवरिया की गुफाएं आपको शहडोल में ही देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। शहडोल की बात आई है तो एक मैं अनूपपुर की गुफा भी आपको बता देता हूँ। अनूपपुर है एक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एक जिला है अनूपपुर, जहाँ पर अमरकंटक है और जहाँ पर माँ नर्मदा का उद्गम स्थल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलहरा की गुफाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। सिलहरा की गुफाएं। सिलहरा की गुफाएं भी पटवारी में 2 शिफ्टों में पूछा गया था पिछली बार कि कहाँ पर है, अनूपपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला है शंकराचार्य की गुफा। सिटी वाला सा होगा भाई। शंकराचार्य की गुफा आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? तो शंकराचार्य की गुफा आपको देखने के लिए मिल जाएगी मेरे दोस्त ओमकारेश्वर खंडवा में। इससे पहले हमने ओमकारेश्वर खंडवा में गोविंद भागवत की गुफा देखी थी, अब हमने शंकराचार्य की गुफा देख ली है, ठीक है। जटाशंकर की गुफा। जटाशंकर की गुफा आपको देखने के लिए मिल जाएगी मेरे दोस्त पचमढ़ी में। पचमढ़ी में आपको जटाशंकर की गुफाएं देखने के लिए मिल जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मारा या माड़ा की गुफाएं आपको सिंगरौली में देखने के लिए मिल जाएंगी। सिंगरौली में देखने के लिए मिल जाएगी मारा या माड़ा की गुफाएं, सिंगरौली में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और यहीं पर बहुत सारी गुफाओं का समूह है, ठीक है, जैसे शंकर माड़ा की गुफा हो गया, ठीक है, सॉरी ये किनारे चला जाता है, पता नहीं क्या हो गया इसको। शंकर माड़ा की गुफा हो गया, जलजलिया या जलजलिया माड़ा की गुफा हो गया, शैलोत्कीर्ण माड़ा की गुफाएं हो गया, ये सारे के सारे इसी जो है माड़ा की गुफाओं के जो है समूह है। विवाह माड़ा की गुफा, ये सारे के सारे आपको सिंगरौली में देखने के लिए मिलेंगी। सिद्ध बाबा की गुफा। सिद्ध बाबा की गुफा आपको देखने के लिए मिलेगी निवाड़ी में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो है किस जिले से अलग हुआ और किस डेट को अलग हुआ, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्योंकि सिद्ध बाबा की गुफा आपने अभी तक दूसरे ज़िले में पढ़ी होगी जिस ज़िले से ये अलग हुआ है, लेकिन अब ये निवाड़ी में आ गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना है। सिद्ध बाबा की गुफाएं आपको निवाड़ी में देखने के लिए मिलेंगी। लिखी छाछ, इसके साथ मैंने लिखी दंत की गुफा भी लिखी है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा कलेक्शन आपको बुकों में तो मिलने वाला नहीं है। तो लिखी छाछ की गुफा आपको देखने के लिए मिलेगी मुरैना में, ठीक है। और लिखी दंत एक गुफा होती है, ठीक, नीचे लिखा होगा मैंने लिखी दंत की गुफाएं, ये आपको देखने के लिए मिलेगी चंदेरी अशोकनगर में आपको देखने के लिए मिलेगी लिखी दंत की गुफा। अब आप बोलेंगे ये सारी क्वेश्चन हमको याद कैसे होंगे? आप इनको 10 दिन तक पढ़िए, आपको वैसे याद हो जाएगा। आप इसको 10 से 20 बार पढ़ लीजिए। इन सारे वीडियोस को आप 10 से 20 बार आप पढ़ लीजिए, नोट्स बनाकर, आपको याद हो जाएंगे। आप पहली बात तो लिखेंगे ना, नोट्स बनाएंगे तो आपको आधे से ज़्यादा वैसे ही याद हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे 3 4 5 बार 6 बार 7 बार 10 बार मैक्सिमम आपको पढ़ना पड़ेगा, रट जाएंगे, आपकी जुबान पर नागिन डांस करने लगेंगी ये सारी की सारी गुफाएं। याद रखिएगा, कोई शॉर्टकट ट्रिक के चक्कर में ना पड़ा करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, उसको रटिए, पढ़िए, समझिए, जो करना करिए। इसमें समझने की बात तो नहीं है, इसको रटने की बात है, तो रटिए इसको, ठीक है। आपको क्वेश्चन निकालना है, बस आपका काम हो गया, आपको पेपर निकालना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत
नहीं है, और पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और मैंने बताया पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है। ठीक है, अब अगर बोरिंग ना होती तो पूरी दुनिया जो है सरकारी नौकरी कर रही होती। आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, इसीलिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी में आए हैं, और आप अपने उस क्वालिटी को समझिए, और जो है पढ़ाई को बोरिंग ना होते हुए आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़िए। ठीक है, तो आपको सरकारी नौकरी बिल्कुल लगेगी मेरे दोस्त। इंसान ही निकालते हैं सरकारी नौकरी, इंसान ही कलेक्टर बनता है, इंसान ही सब करता है। ठीक है, अगला है धर्मराजेश्वर की गुफा। धर्मराजेश्वर की गुफा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मंदसौर में देखने के लिए मिल जाएगी धर्मराजेश्वर की गुफाएं। रीचगढ़ की गुफा इंपॉर्टेंट पचमढ़ी में है। रीचगढ़ की गुफा आपको पचमढ़ी में देखने के लिए मिल जाएगी, और ऐसे रट लीजिएगा हमारी रीच पचमढ़ी तक है, ऐसे कुछ करके रट लीजिएगा। मैट्रिक तो ज़्यादा बताता नहीं हूँ। देख, खेजड़िया भोपा की गुफा आपको देखने के लिए मिल जाएगी मंदसौर में। मंदसौर में आपको खिजड़िया भोपा की गुफाएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी बिल्कुल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदसौर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इससे पहले हमने धर्मराजेश्वर की गुफा मंदसौर में पढ़ा, अब ये खिजड़िया भोपा की गुफा मंदसौर में पढ़ लिया। गांधी सागर बांध के पास है खिजड़िया भोपा की गुफाएं। सिद्धचल की गुफा, सीधे चल ग्वालियर, ऐसे रट लीजिएगा, ग्वालियर में है सिद्धचल की गुफा। सॉरी, सिद्धचल की गुफा ग्वालियर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इससे पहले हमने बिलौवा की गुफाएं भी ग्वालियर में पढ़ी थी। धमनार की गुफा मोस्ट इंपॉर्टेंट, धमनार की गुफा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, मंदसौर में आपको देखने के लिए मिलेगी। धमनार की गुफा मंदसौर में देखने के लिए मिलेगी। इसके नीचे है 39 नंबर की गुफा कबरा। कबरा की गुफाएं आपको राजगढ़ में देखने के लिए मिल जाएंगी। राजगढ़ में कबरा की गुफाएं। कलियादे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। कलियादे की गुफाएं, कलियादे का किला, कलियादे शब्द ही आते ही आपको याद आना चाहिए उज्जैन। बिल्कुल आपको कलियादे पैलेस भी आपको सारा का सारा कलियादे उज्जैन में है। ठीक है, उज्जैन में देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला है बांधवगढ़ की गुफा। बांधवगढ़ की गुफा आपको उमरिया में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही बांधवगढ़ की गुफाएं हैं। और चरण गंगा नदी भी उमरिया के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से निकलती है। शेषशाही तालाब है वहाँ पर। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा घनत्व भी बांधवगढ़ नेशनल पार्क का ही है बाघों के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या बताया जा सकता है, हालांकि गुफाओं का टॉपिक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, सिलहरा की गुफा मैंने आपको बता दिया, अनूपपुर जो है अनूपपुर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है सिलहरा की गुफाएं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा पार्वती की गुफा, एक और याद कर लीजिएगा आप। पार्वती की गुफा आपको रायसेन में देखने के लिए मिल जाएगी। पार्वती की गुफा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने रायसेन में क्या पढ़ा था, सोच पा रहे हैं आप? मृगेंद्रनाथ की गुफा हमने पढ़ा था। मृगेंद्रनाथ की गुफा हमने पढ़ा था, ये रायसेन में है। इसके अलावा पार्वती की गुफा भी रट लीजिएगा, ये भी रायसेन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। और यकीन मानिए, अगर आप अभी किले शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के, तो पहला किला आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, ग्वालियर का किला। ठीक है, ग्वालियर का किला तो बताने की बात नहीं है कि ग्वालियर में ही होगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको राजा सूरज सेन ने बनवाया था। इसको याद रखिएगा, राजा सूरज सेन या सूर्य सेन भी बोला जाता है। 525 ईस्वी में बनवाया था, 14वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके वास्तविक निर्माण की बात करते हैं तो इसका वास्तविक निर्माण जो है राजा मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। और ये गोपांचल या गोपगिरी के पहाड़ी पर, गोपांचल या गोपगिरी की पहाड़ी पर, ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसके अन्य नाम भी हैं। इस किले को किले का रत्न, किले का सिरमौर या पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। काफ़ी बार ये जो मैं बोलता हूँ ना, उसको भी आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी कई क्वेश्चंस बने हुए हैं, याद रखिएगा। तो इसे किलों का सिरमौर, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। ठीक है, किलों का रत्न भी कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इसमें प्रवेश के 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाजे आप नोट कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। इसके 5 दरवाजे आते हैं। ठीक है, पहला तो है आलमगीर दरवाज़ा, दूसरा है हिंडोला दरवाज़ा, तीसरा है गुजरी महल दरवाज़ा, चौथा है भरतरी दरवाज़ा, और 5वां है हाथीफोड़ दरवाज़ा। इसमें थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दे रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट किला है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया एक बार फिर बताता हूँ। आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, भरतरी दरवाज़ा, और लास्ट बताया मैंने हाथीपुर दरवाज़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किला है, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है, थोड़ा सा डिटेल में बताना ज़रूरी है। और मान सिंह तोमर की बात आई है, तो मान सिंह तोमर के बारे में भी जान लीजिए कि जो ध्रुपद गायन शैली होती है मध्य प्रदेश में, ध्रुपद गायन शैली के जो जन्मदाता हैं वो राजा मान सिंह तोमर ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मान सिंह तोमर ही हैं। ध्रुपद शैली जो है, ध्रुपद गायन शैली, और इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं, याद रखिएगा। ध्रुपद गायन को मर्दाना गीत भी कहते हैं, क्योंकि इसे अंतिम सांस तक खींचा जाता है, इसलिए इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं। और ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और मान सिंह तोमर के दरबार में एक बैजू बाबरा भी थे, आपको पता होना चाहिए। बैजू बाबरा भी मान सिंह तोमर के ही दरबार में थे, और इनकी समाधि भी पूछता है, तो याद रखिएगा, इनकी समाधि चंदेरी, अशोकनगर चंदेरी में स्थित है, याद रखिएगा। चंदेरी की साड़ियाँ भी काफ़ी फेमस है, ये बात भी याद रखिएगा। और बैजू बाबरा को समर्पित बैजा ताल भी ग्वालियर में ही है, याद रखेंगे।
ठीक है, मोती महल के पास है। मोती महल आपको क्या पता है? मोती महल जो मध्य भारत प्रांत था ना, जो जब भारत आज़ाद हुआ था तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पहले जो मध्य भारत प्रांत था अपना, तो उसकी जो विधानसभा थी ना वो मोती महल में ही लगती थी। तो थोड़ी थोड़ी मैं चीज़ें आपको बताता भी चल रहा हूँ, तो आप नोट करते चलिएगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है। बैजाताल मैंने आपको बता दिया कि ग्वालियर में ही है। चलिए अगला किला देखते हैं। अगला किला देखने से पहले मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ ग्वालियर के किले के बारे में। धार का किला फिर बाद में देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट किला है, ठीक है। गुजरी महल याद रखिएगा, गुजरी महल जो है ग्वालियर के किले में ही है, ठीक है। रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था, ठीक है। रानी मृगनयनी जो है गुर्जर रानी थी, तो इन्हीं के लिए बनवाया गया था, ठीक है। ये गुजरी महल याद रखिएगा, किले के निचले हिस्से में पड़ता है ये, ठीक है। राजा मान सिंह महल भी यहीं पर है, तो ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो इस क्वेश्चन राजा मान सिंह महल से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो राजा मान सिंह महल है ये 7 मंजिला इमारत है, जिसमें 4 मंजिल ऊपर हैं और 3 मंजिल नीचे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। राजा मान सिंह महल में। और औरंगजेब है ना, जो औरंगजेब, इसने अपने भाई मुराद को जो है ये सॉरी अपने भाई मुराद को जो है मानसिंह महल में ही कैद करके रखा हुआ था इसने, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है? और एक सास बहु मंदिर भी आपने सुना होगा। सास बहु मंदिर एक्चुअली में ये सहस्त्र बाहु मंदिर है, इसी का अपभ्रंश हो गया है ये सास बाहु मंदिर, ठीक है। ये सास बहु मंदिर सहस्त्र बाहु मंदिर है, इसको महिपाल ने बनवाया था, ये भी ग्वालियर में है। तेली का मंदिर भी ग्वालियर में है, याद रखिएगा। तेली का मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तेली का मंदिर जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र जो है द्रविड़ शैली में, मतलब दक्षिण शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है, ठीक है। 84 खंभा महल भी ग्वालियर में है, लेकिन छप्पन छप्पन महल अगर आता है तो वो मांडू में, याद रखिएगा। 84 खंभा महल ग्वालियर में है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा भीमदेव सेकेंड की समाधि भी ग्वालियर में है। सूरज ताल भी राजा सूरसेन को समर्पित ग्वालियर में है, ठीक है। और एक गुरुद्वारा भी है यहाँ पर, दाता दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी है यहाँ पर। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि छठवें गुरु जो थे हरगोविंद सिंह साहब, इनको औरंगजेब ने यहीं पर दाती बंदी छोड़ गुरुद्वारा में ही कैद करवा के रखा था। तो ये इतने सारे फैक्ट हो गए, ठीक है। धार का किला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने बनवाया हुआ था और 1344 में बनवाया था, ये बात भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, ठीक है। और MBT जब दक्षिण का अभियान कर रहा था तब बनवाया था, ठीक है। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और धार के किले में ही 1732 में अपने पेशवा बाजीराव प्रथम का जन्म हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? नर्मदा तट पर रावड़खेड़ी में पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि है, जो कि रावड़खेड़ी जो है खरगोन में पड़ता है, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धार के किले में आपको मिल जाएगा खरबूजा महल, देवी कालका जी का मंदिर भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असीरगढ़ का किला जो है इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच लीजिए कि इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण भारत अगर आपको जाना है तो असीरगढ़ के किले को जीतना पड़ेगा। ये बुरहानपुर में पड़ता है, ठीक है, बुरहानपुर में पड़ता है। बुरहानपुर जिले में पड़ता है असीरगढ़ का किला, ठीक है। राजा आशा अहीर के द्वारा निर्मित है। और ये कहा जाता है कि अकबर के विजय पर, अकबर जितने भी विजय किया है ना, तो अकबर के सभी विजयों पर जो है ये काला धब्बा माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके दरवाजे जो है अकबर ने ब्राइब देकर घूस देकर खुलवाए थे अकबर ने 1601 में, ठीक है, याद रखिएगा। और अकबर ने इस किले को क्या कहा है? कलोद ए दक्कन जो है अकबरनामा में इसको कहा गया है, और बाबरनामा में इसको बाब ए दक्कन कहा गया है। ये दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मुमताज़ महल की कब्र यहीं पर है। काला ताजमहल भी बुरहानपुर में है, याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि महात्मा गांधी जी की जो है समाधि भी अगर पूछता है तो कहाँ से संबंधित है, तो बुरहानपुर से ही संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काला ताजमहल याद रखिएगा, उतावली नदी के किनारे है, ठीक है। काला ताजमहल उतावली नदी के किनारे है, और काला ताजमहल जो है उतावली नदी के किनारे है। और उतावली नदी जो है ताप्ती की सहायक नदी मानी जाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक भ्रांति और है कि असीरगढ़ में जो है अश्वत्थामा का निवास स्थान भी असीरगढ़ में है। महाभारत कालीन योद्धा अश्वत्थामा का निवास स्थल भी असीरगढ़ में माना जाता है। अगला है गिन्नौरगढ़ का किला, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा, भोपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये रायसेन में नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये रायसेन में नहीं है। सारी की सारी किताबें जो है रायसेन बताती हैं, रायसेन में नहीं है, सीहोर में है। सीहोर में है ये। रातापानी जो रायसेन का जो है एरिया है ना, रातापानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपना टाइगर रिजर्व बन गया है, तो उसके एरिया में आता है, लेकिन ये सॉरी रायसेन में है नहीं, ये सीहोर में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो अपनी रानी कमलापति थी ना, रानी कमलापति जो है, तो
इसी एरिया में राज करती थी। इसी में जो है इन्होंने दोस्त मोहम्मद खान से जो है बचने के लिए जो है जौहर भी किया था, जल जौहर भी किया था। अंतिम गोंड रानी थी, तो ये बात भी याद रखिएगा। हालांकि काफ़ी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा कभी, नवल शाह सलाम वगैरह की। लाल घाटी का युद्ध भी इनके बेटे और दोस्त मोहम्मद खान के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। ये कहानी अपन बाद में देखेंगे, अभी अपन किले पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला है रायसेन का किला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रायसेन का किला। इसको बनवाया किसने था? इसको राज बसंती ने बनवाया था, ठीक है। राजा राज बसंती ने बनवाया था इसको, राजा राज बसंती ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और शेर शाह सूरी ने इसको जीतने के लिए पूरनमल, यहाँ के एक राजा हुआ करते थे, उनके साथ युद्ध किया था। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल, तीनों के तीनों रायसेन किले में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का पहला किला है जहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो वर्षा का जल है ना, उसके संग्रहण की व्यवस्था भी की गई है। अगला देखते हैं चंदेरी का किला। चंदेरी का किला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया था। और कीर्तिपाल जो है प्रतिहार नरेश थे, अशोकनगर में है, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और क्या हो सकता है आपको बताने के लायक, ठीक है। और ये बेतवा नदी के किनारे है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या बताया सकता है? हाँ, क्षेत्र रक्षण। क्षेत्र रक्षण का मतलब क्या हो गया? क्षेत्र रक्षण का मतलब हो गया बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज या क्षेत्र रक्षण की दृष्टि से सबसे बड़ा किला है चंदेरी का किला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चंदेरी का युद्ध भी हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 29 जनवरी किसके किसके बीच हुआ था, आप सोचिए। 29 जनवरी 1528 के दिन जो है मेदिनी रॉय और बाबर के विरुद्ध लड़े थे, ठीक है। 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय वर्सेस बाबर हुआ था, जिसमें बाबर जो है जीत गए थे। और मेदिनी राय की पत्नी थी मणिमाला, इन्होंने अपने 800 सहयोगी के साथ जौहर भी किया था, तो ये बात भी याद रखिएगा। नौखंडा महल यहाँ का काफ़ी जो है प्रसिद्ध है और एग्ज़ाम में भी काफ़ी आता है। नौखंडा महल काफ़ी आता है एग्ज़ाम में। नौखंडा महल तो याद रखिएगा चंदेरी में है, लेकिन सतखंडा महल दतिया में है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सतखंडा महल जो है दतिया में है, और सतखंडा महल में ही लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा है। अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा है, तो सतखंडा महल में लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बता दिया। एक कौशक महल भी पूछता है, कौशक महल कहाँ पर है, तो कौशक महल भी चंदेरी में है, याद रखिएगा। महमूद शाह खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और इतना ही इसमें बताने लायक है। और यहाँ पर हवा पौर भी है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं कि हवा पौर कहाँ पर है, आपसे पूछ सकता है। हवा पौर भी चंदेरी किले में है। बांधवगढ़ का किला देखते हैं। बांधवगढ़ का किला जो है उमरिया में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही है, ठीक है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क से चरणगंगा नदी जो बहती है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेषशाही तालाब भी है यहाँ पर, शेषशाही तालाब भी बनाती भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही, यहीं पर किले के पास, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। अगला है अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला पन्ना में है, पन्ना की अजयगढ़ तहसील में है, याद रखिएगा, पन्ना की अजयगढ़ तहसील में। और अजयगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है, ये बात भी याद रखिएगा। राजा अजयपाल द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था अजयगढ़ का किला, ठीक है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर एक बहुत फेमस मंदिर है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, सॉरी ये किनारे चला गया। नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी अजयगढ़ पन्ना में है, अजयगढ़ पन्ना में पड़ता है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार एमपी हाई कोर्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरे ही शिफ्ट में पूछा था, मेरा एमपी हाई कोर्ट क्लियर है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चार मंदिर जो है गुप्तकालीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक याद रखिएगा, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में पड़ता है, भूमरा का शिव मंदिर सतना में पड़ता है, और नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये अजयगढ़ पन्ना में पड़ता है, और दशावतार मंदिर जो ललितपुर देवगढ़ में पड़ता है। और देवगढ़ को बेतवा का आइसलैंड बोला जाता है, ये बात भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओरछा का किला। ओरछा का किला तो बताने की जरूरत नहीं है कि निवाड़ी में होगा, ठीक है। निवाड़ी में होगा, मध्य प्रदेश का जो है। कौन से नंबर का जिला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो निवाड़ी में है ओरछा दुर्ग, और 16वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था, तो इतना ही इसमें बताने लायक है। मंडला का किला, मंडला का किला जो है किसने बनवाया था? अगर आपसे पूछा जाता है, इसका निर्माण राजा नरेंद्र शाह गोंड ने करवाया था। राजा नरेंद्र शाह गोंड ने करवाया था। नरेंद्र शाह गोंड ने करवाया था जो है मंडला के किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में। और याद रखिएगा ये किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर है, याद रखिएगा। मंडला का किला पूछता है, मंडला का किला किन दो नदियों के संगम पर है, तो नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर है। और बंजर नदी याद रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क में भी बहती है, तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक दतिया का किला मैं आपको बताना भूल गया, दतिया का किला भी है, ठीक है। दतिया का किला जो है
बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पर है, लेकिन ये ज़रूर पूछता है कि इसको बनवाया किसने था। इसको बनवाया था राजा वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। याद रखिएगा, राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने ओरछा का किला बनवाया था, लेकिन राजा वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था दतिया का किला। याद रखिएगा, दतिया के किले में ही जो है सतखंडा महल है। याद रखिएगा, सतखंडा महल, और सतखंडा महल में लिखा है न्याय मुकुट का हीरा है। न्याय मुकुट का हीरा है, सतखंडा महल दतिया में लिखा हुआ है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिंगलाजगढ़ का किला, हिंगलाजगढ़ का किला याद रखिएगा, हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर में है, और इसी की रक्षा के लिए जो है मंदसौर का किले का निर्माण जो है करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हिंगलाजगढ़ का किला तो आप जरूर याद रखिएगा कि मंदसौर में है, लेकिन हिंगलाजगढ़ का मेला जो अगर आपसे पूछ दिया गया तो उज्जैन में लगता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हिंगलाजगढ़ का मेला उज्जैन में लगता है, उज्जैन की तराना तहसील में लगता है। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मंदसौर का किला। मंदसौर का किला तो मैंने आपको बता दिया ना, मंदसौर के किले के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नरवर का किला, नरवर का किले की बात करते हैं। राजा नल के द्वारा निर्मित है, शिवपुरी में है। याद रखिएगा, शिवपुरी में है, राजा नल के द्वारा निर्मित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 3 बांधों से घिरा हुआ है। ये नरवर का किला 3 बांधों से घिरा हुआ है। ये 3 बांध है, मड़ीखेड़ा डैम, मोहनी पिकअप डैम और हरसी डैम। एक बार फिर से बोलता हूँ, मड़ीखेड़ा डैम, मोहनी पिकअप डैम और हरसी डैम, ये 3 डैमों से घिरा हुआ बांध है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन सा जो है किला है जो 3 बांधों से घिरा हुआ है, 3 डैम से। याद रखिएगा, और एक बात और याद रखिएगा, शिवपुरी की बात आई है तो शिवपुरी में एक अमोला सिंध नदी है, अमोला सिंध नदी। अमोला सिंध नदी पर जो है सबसे बड़ा जो है सड़क पुल बन रहा है NH-27 पर। याद रखिएगा, नेशनल हाईवे 27 पर। अब जो है होशंगाबाद में तवा नदी पर जो पुल बना हुआ है वो सबसे लंबा पुल नहीं है। याद रखिएगा, आपने NH-27 पर शिवपुरी में जो है सबसे लंबा सड़क पुल बना दिया गया है, लगभग 2500 मीटर का है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अगला है मकड़ाई का किला। मकड़ाई का किला सब जानते हैं हरदा में है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मकड़ाई का किला राजा मकरंद शाह के द्वारा निर्मित था, पिंडारी हमले से बचने के लिए ये कि इस किले का निर्माण करवाया गया था। मांडू का किला आता है, मांडू में है। याद रखिएगा, मांडू में है मांडू का किला। और जो है अगर दरवाज़ों की देखते हैं, इसमें 12 दरवाजे हैं, और दरवाज़ों की दृष्टि से सबसे बड़ा किला जो है मांडू का किला है, और इसका सबसे फेमस दरवाज़ा है दिल्ली दरवाज़ा। ठीक है, अगला है गोहद का किला। दरवाज़ों की दृष्टि से इसमें 11 दरवाजे हैं, दरवाज़ों की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा किला है मध्य प्रदेश का गोहद का किला। ठीक है, ये गोहद तहसील भिंड में आता है, गोहद तहसील भिंड में आता है। राजा भीम सिंह राणा के द्वारा निर्मित है। याद रखिएगा, राजा भीम सिंह राणा के द्वारा निर्मित है, और ये बेसली नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, बेसली नदी के किनारे, काली पहाड़ी ग्वालियर से निकलती है बेसली नदी जो है, उसी के किनारे जो है ये किला है गोहद का किला। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ का किला जो है सबला गुर्जर ने बनवाया था। ठीक है, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इसका निर्माण पूर्ण करवाया था करौली के राजा गोपाल सिंह ने। करौली के राजा गोपाल सिंह ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया था, लेकिन इसका स्टार्ट करवाया था सबला नाम की गुर्जर महिला ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये मुरैना में है। याद रखिएगा, मुरैना में है सबलगढ़ का किला। ठीक है, और इसी के पीछे पगारा डैम है आसन नदी पर, जिसे सिंधिया शासकों ने निर्मित किया था। पगारा डैम अगर आपसे पूछता है मुरैना में है। याद रखिएगा, अगला है अटेर का किला। अटेर का किला अटेर भिंड में है। याद रखिएगा, ये भी भिंड में है। ठीक है, और खूनी दरवाज़ा यहीं पर है। ठीक है, ये देवगिरी की पहाड़ी पर है। याद रखिएगा, ये जो अटेर का किला है ना, ये देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए देवगिरी का किला भी पूछ लेते हैं तो वो अटेर का किला ही है। इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा बदन सिंह भदौरिया ने करवाया था। याद रखिएगा, अटेर के किले का निर्माण राजा बदन सिंह भदौरिया के द्वारा करवाया गया था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन क्या करें, आपको जो है अधूरी जानकारी भी मैं नहीं दे सकता जो आपके लिए घातक हो सकती है। ठीक है, अगला है, अब आप सागर के किले देख लेते हैं। इनमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है, बस आपको सागर के किले देख लेते हैं कि सागर में क्योंकि बहुत ज़्यादा किले हैं, इसलिए सागर के किले अपन देख लेते हैं। देखिए, रेहली का किला, मलथौन का किला, गढ़कोटा का किला, राहतगढ़ का किला, गौरझमार का किला, देवरी का किला, ये सारे के सारे आपको रटने हैं। खिमलासा का किला और सनोदा का किला, ये सारे के सारे सागर में हैं। इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा बिल्कुल अपने टेलीग्राम चैनल पर, फैक्ट स्टडी SM नाम से आप टेलीग्राम चैनल सर्च करिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगला वीडियो इससे भी धमाकेदार बनाऊंगा मैं। ठीक है, याद रखिएगा, और आपको पता होगा कितनी वैल्यूएबल वीडियो है ये। ठीक है, और भी अभी किले हैं, अभी तो ख़त्म ही नहीं हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, देवरा का किला अगर आपसे पूछता है, देवरा का किला छतरपुर में है, छतरपुर में है देवरा का किला। याद रखिएगा, तोपची का किला निमाड़ी में है, तोपची का किला निमाड़ी में है। हुशंग शाह का किला होशंगाबाद में है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अगला है बागरा का किला, बागरा का किला भी होशंगाबाद में है। विजय राघवगढ़ का किला कटनी में है। रानी दुर्गावती का किला बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जबलपुर में है, ठीक है। लांजी का किला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लांजी का किला जो है बालाघाट में है, बालाघाट में है। और बालाघाट बेनगंगा नदी के किनारे है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा बांस भी बालाघाट में पाए जाते हैं। चिन्ना और चावल को जीआई टैग मिला है, बालाघाट का ही है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लांजी का किला बालाघाट में है। रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला बताने की ज़रूरत नहीं है, रामगढ़ का किला डिंडौरी में है, याद रखिएगा। आधे गांव का किला, आधे गांव का किला लखनादौन, लखनादौन सिवनी में है, याद रखिएगा, लखनादौन सिवनी में है आधे गांव का किला। रतनगढ़ का किला, तो रतनगढ़ का किला जो है ये नीमच और दतिया दोनों में पड़ता है, लेकिन रतनगढ़ और कन्हरगढ़ का किला ये सिर्फ और सिर्फ दतिया में है। मैंने क्या बोला, एक बार कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए रतनगढ़ का किला, रतनगढ़ का किला अगर आपसे पूछता है तो ये नीमच और दतिया में है, नीमच और दतिया दोनों जगह है, ठीक है, रतनगढ़ का किला। लेकिन रतनगढ़, रतनगढ़ और कन्नड़गढ़, कन्नड़गढ़ इनको दोनों को आप रट लीजिएगा, ये दोनों दतिया में है, ठीक है, दतिया में है। रतनगढ़ और कन्नड़गढ़ दोनों दतिया में है। और इनका जो है निर्माण किसने करवाया था, तो इनका निर्माण करवाया था पृथ्वी सिंह रसनिधि ने, पृथ्वी सिंह रसनिधि ने रतनगढ़ और कन्नड़गढ़ किले का निर्माण जो है दतिया में करवाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सिंध नदी के किनारे है, ठीक है। अगला देखते हैं जीरन की गढ़ी, जीरन की गढ़ी कहाँ पर है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नीमच में है जीरन की गढ़ी। विजयपुर का किला श्योपुर में है। कजलीगढ़ का किला, कजलीगढ़ का किला कहाँ पर है, कजलीगढ़ का किला जो है इंदौर में है। कुशलगढ़ का किला भी इंदौर में है, याद रखिएगा, कुशल लोग जो है इंदौर में रहते हैं, ऐसे कुछ करके आपको रटना है, ठीक है। और काजल रानी की गुफाएं वो अलग हैं, काजल रानी की गुफाएं अलग है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको गुफे का टॉपिक अलग से करवाऊंगा अगले वीडियो में, उसमें बता दूंगा काजल रानी की गुफा कहाँ पर है। अभी आप सर्च करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर कजलीगढ़ का किला है और कुशलगढ़ का किला, ये दोनों के दोनों इंदौर में है। माहितपुर का किला उज्जैन में है। फतेहगढ़ का किला ये जो है भोपाल में है, ठीक है, फतेहगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला आ गया, अगला आ गया है शेरगढ़ का किला जो है आपका बैतूल में पड़ता है। राजनगर का किला दमोह में पड़ता है, दमोहगढ़ ही दमोह में ही होगा। चंद्रावत किला, चंद्रावत किला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चंद्रावत किला कहाँ पर है, तो मुझे भूल रहा है, हाँ मंदसौर में है, शायद मंदसौर में है, बिल्कुल कंफर्म मैंने बता दिया, मंदसौर में है चंद्रावत का किला, ठीक है। जोगा का किला, जोगा का किला जो है हरदा में है। जो पिछौरा का किला, पिछौरा का किला आपका शिवपुरी में पड़ता है। कछौवा का किला भी शिवपुरी में पड़ता है। सिंगोरगढ़ का किला आपका दमोह में पड़ता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंगोरगढ़ का किला, क्योंकि सिंगोरगढ़ का किला अभी खबरों में भी था। यहाँ पर जो है अपने कोविंद जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गए थे सिंगोरगढ़ के किले में, दमोह में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुड़ियादों का किला भी दमोह में है। जटाशंकर का किला भी आपका दमोह में ही मिलेगा। इसके बाद गिन्नौरगढ़ का किला मैंने आपको बताया हुआ है, कहाँ पर है आप फिर से सोचिए, ठीक है, रायसेन में नहीं है, सीहोर में है। आधे गांव का किला, आधे गांव का किला मैं भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आधे गांव का किला कहाँ पर है, सिवनी लखनादौन में है। चौकीगढ़ का किला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रायसेन में है चौकीगढ़ का किला। चंपावती किला, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा चंपावती किला कहाँ पर है, ठीक है। मुझे अभी भूल रहा है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूंगा कि चंपावती किला कहाँ पर है, ठीक है। और शाही किला, शाही किला ये बुरहानपुर में भाई। चंपावती किला मुझे भूल गया है, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया अभी। मैं आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहता, मैं भी इंसान हूँ भाई, माफ़ करिएगा उसके लिए, ठीक है। मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा उसको। कलिंजर का किला, कलिंजर का किला कहाँ पर है आपको पता है क्या, कलिंजर का किला याद रखिएगा पन्ना में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौरागढ़ का किला आ रहा है, चौरागढ़ का किला कहाँ पर है, तो चौरागढ़ का किला जो है नरसिंहपुर में है। बजरंगगढ़ का किला, बजरंगगढ़ का किला भी आपको दिख रहा है। रीवा का किला तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। बजरंगगढ़ का किला जो है गुना में है, याद रखिएगा, बजरंगगढ़ का किला गुना में है। बजरंगगढ़ और राघोगढ़ दोनों का किला जो है गुना में है। गौरझमार मैंने बता दिया सागर में है। खेड़ला आ रहा है, खेड़ला, खेड़ला का किला जो है बैतूल में है, याद रखिएगा, खेड़ला का किला बैतूल में है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपकी पटवारी के लिए, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है, कोई ईमान धर्म नहीं है व्यापम का, ठीक है। चाचौड़ा का किला, चाचौड़ा का किला भी गुना में है, याद रखिएगा। रामपुर का किला भी गुना में है। धार का किला तो कहाँ होगा भाई साहब, धार का किला बताने की ज़रूरत है क्या। माधेगढ़ का किला, ये माधोगढ़ का किला है, ये याद रखिएगा, माधोगढ़ का किला जो है आपका 17 में पड़ता है, ठीक है। मोहम्मदगढ़ का किला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदिशा में पड़ता है मोहम्मदगढ़ का किला, ठीक है। शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला आपका बैतूल में पड़ता है, ठीक है। मांडव दुर्ग, मांडव दुर्ग भी बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये तो आप कॉमन सेंस से लगाइए, ठीक है। देवगढ़ का किला, आपका देवगढ़ का किला आ गया है, क्या आपको पता है देवगढ़ का किला है छिंदवाड़ा में है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मदन महल का किला भी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मदन महल का किला कहाँ पर है, जबलपुर में है, फिर भी बता देता हूँ। और मदन महल याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन है, पिंक स्टेशन, ठीक है। महेश्वर का किला, महेश्वर का किला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बताइए महेश्वर का किला कहाँ पर है,
ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त महेश्वर का किला कहाँ पर है। बलदेवगढ़ का किला ज़रूर बताऊंगा मैं, महेश्वर का किला नहीं बताने वाला आपको। बलदेवगढ़ का किला आपका निमाड़ी में पड़ता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मुझे एक ही यहाँ पर किले में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, ये जो आपका मैंने कौन सा किला आपको नहीं बताया है, मैंने आपको चंपावती का किला नहीं बताया। मैं मेरे दोस्त मैं इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे दिमाग से ये निकल गया है। ठीक है, तो इतनी सारे किले हैं यार, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न तो हो ही जाता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आप बहुत सीरियस जो